दोस्तों, कानून में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द लॉ। यानी कानून में ऐसा माना जाता है कि बच्चों और पागल व्यक्तियों को छोड़कर सभी अपने देश के कानून को जानते और समझते हैं। अर्थात कोई पेड़ काट दे और जब पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करे तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भारत में पेड़ काटना अपराध है। पुलिस और कोर्ट उसका ये डिफेंस नहीं मानेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल बिल्स भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी है। अब आप ये कहें कि मुझे तो नए कानून के बारे में पता ही नहीं था, तो पुलिस आपकी ये बात नहीं मानेगी। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ये कानून लागू हो जाएंगे। दोस्तों, ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिसे भारत सरकार ने परिवर्तन करके अपना लिया था और समय समय पर बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें अमेंडमेंट करती रही है। परंतु जुडिशरी में बढ़ते केसेस की संख्या और केसेस के सालों तक पेंडेंसी देखकर भारत सरकार ने सभी जजेस और कानूनी क्षेत्र के विद्वानों से कानून में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए और उन सुझावों के आधार पर ये तीनों नए कानून लेकर आई है। इन तीनों कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया और अब प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल गई है। तीनों इन कानूनों के ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन होते ही ये कानून जल्द ही लागू हो जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन होने की तारीख से जो भी अपराध घटित होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और सजा सब नए कानून के हिसाब से होगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून बन गया है। तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेश से भारत आया हो, सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पुराने कानूनों में क्या क्या चेंजेस करके नए कानून बनाए गए हैं। आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको लाइफ में लीगल प्रॉब्लम कम आएंगी और अगर आएंगे भी तो आप उन्हें अच्छे से और बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्लियर कर दें कि पहले से जो केसेस रजिस्टर्ड हैं या जिन केसेस में पहले से ही कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलती रहेगी। इसका कारण ये है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में लिखा है कि अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी कानून में ही किसी को सजा दी जा सकती है। दोस्तों, लॉ एंड पीस चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए कानून के सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कानून खत्म कर दिए गए हैं और कौन से कानून में चेंजेस हुए हैं। चाहे आप एक आम नागरिक हों या एडवोकेट, मेरा दावा है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक नए और इम्पोर्टेंट कानून के बारे में जो सड़क पर वाहन चलाने वाले हर ड्राइवर के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि कौन कौन से कानून रिप्लेस हो रहे हैं और उनकी जगह कौन से नए कानून उसका स्थान लेने वाले हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कानून है द इंडियन पिनल कोड 1860। इसे शॉर्ट में आईपीसी और हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। इसकी जगह अब नया कानून लागू हो रहा है, वो है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। दोस्तों, नए आपराधिक कानूनों के नाम हिंदी में हैं। भारतीय न्याय संहिता को इंडियन जस्टिस कोड या आईजेसी नहीं कह सकते हैं, इसे बीएनएस ही पुकारा जाएगा। दूसरा कानून जो रिप्लेस होने जा रहा है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे शॉर्ट में हम सीआरपीसी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। अब सीआरपीसी की जगह जो नया कानून आ गया है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। तीसरा कानून जो अब रिप्लेस होने जा रहा है वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसकी जगह अब नया कानून आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। चलिए हम आपको इन तीनों नए कानून के नाम भी याद करा देते हैं। तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय शब्द से शुरू होते हैं। कोड को हिंदी में संहिता कहते हैं। आईपीसी में शब्द आया है न्याय, बस उसका भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता नाम हो गया है। सीआरपीसी में नागरिक सुरक्षा और एविडेंस को हिंदी में साक्ष्य ही कहते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में कोड शब्द आता है तो वहाँ हिंदी से संहिता शब्द जुड़ गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट था तो वहाँ अब भी एक्ट का हिंदी अर्थ अधिनियम ही रखा गया है।
तो अब तीनों नए कानून हो गए हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA। तो चलिए बिना देर किए अब नए कानून के मुख्य बिंदुओं को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे BNS से, जो कि IPC की जगह आया है। IPC में 511 सेक्शन थे, जबकि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में 358 सेक्शन है, यानी 153 सेक्शन कम कर दिए गए हैं। BNS 2023 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। इसमें नए 20 अपराध भी जोड़े गए हैं। स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट देकर किसी की हत्या करवाना जैसे नए कानून इसमें शामिल किए गए हैं। प्राइवेट डिफेंस BNS में सेक्शन 34 से 44 तक हैं। पहले IPC में ये सेक्शन 96 से लेकर 106 तक दिए गए थे। साजिश वाले अपराध यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 61 में रखा गया है। महिलाओं और बच्चों से अपराध को सेक्शन 63 से 99 तक रखा गया है। पहले रेप को सेक्शन 375 में परिभाषित किया गया था, अब रेप की परिभाषा सेक्शन 63 यानी 63 में दी गई है। धारा 64 और 65 में रेप की सजा दी गई है। सेक्शन 70 में गैंग रेप को परिभाषित किया गया है। दोस्तों IPC के इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाले सेक्शन 498A को अब 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 85 में इसकी सजा मेंशन है, जबकि सेक्शन 86 BNS में क्रुएलिटी की परिभाषा बताई गई है। इसके अलावा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 498A में भी 3 साल और फाइन की सजा थी और सेक्शन 85 में भी सेम सजा का प्रोविजन किया गया है। ये सेक्शन क्रुएलिटी से रिलेटेड है, जो कि ज़्यादातर पत्नियां पति के खिलाफ केस डालते समय इस सेक्शन में ही केस दर्ज किया जाता था। मानव जीवन और शरीर से संबंधित अपराधों को सेक्शन 100 से लेकर 146 तक रखा गया है। मर्डर की परिभाषा जो पहले सेक्शन 300 में दी गई थी, अब सेक्शन 101 में है, और मर्डर की सजा जो पहले सेक्शन 302 में थी, वो अब सेक्शन 103 में है। रेप को सेक्शन 63 में परिभाषित किया गया है। सजा का सेक्शन रेप के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग है, जिसके प्रोविजंस सेक्शन 64 से लेकर 71 तक दिए गए हैं। मैरिटल रेप ना IPC में अपराध था और ना ही इसे BNS में अपराध माना गया है। यानी यदि व्यक्ति 18 साल से बड़ी उम्र की पत्नी से उसकी सहमति के बिना भी संबंध बनाता है तो ये रेप के केसेस में अपवाद होगा। पर अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है और जबरदस्ती उससे पति संबंध बनाता है तो इसे रेप माना जाएगा। वर्तमान में रेप के सबसे ज्यादा केसेस जिन परिस्थितियों से निकल कर आते थे, यानी शादी का वादा करके संबंध बनाने को, अब रेप की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। इसके लिए सेक्शन 69 में प्रावधान किया गया है। अब अगर कोई शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से उसकी सहमति से संबंध बनाता है तो अब ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अब ब्रेकअप के केसेस में रेपिस्ट का धब्बा तो नहीं लगेगा, पर क्या इसे बदलते सामाजिक परिवेश में अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, और वो भी 10 साल की कड़ी सजा के साथ, ये एक बहस का विषय है। पहले IPC के सेक्शन 377 के तहत अगर 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगर संबंध बनाती थी तो वो अपराध था। हर प्रकार के अप्राकृतिक संबंध सेक्शन 377 के तहत अपराध थे, पर अब सेक्शन 377 वाला प्रावधान BNS में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट द्वारा सहमति से अप्राकृतिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के बीच अब अगर सहमति से संबंध बनाए जाते हैं तो ये अपराध नहीं रहा, लेकिन अगर सहमति ना हो तो IPC के सेक्शन 377 रेलेवेंट था, पर अब BNS में ऐसा कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अननेचुरल रिलेशन बनाता है तो ये रेप होगा। नाबालिग से ऐसा करता है तो पॉक्सो में केस दर्ज होगा। पर अगर कोई व्यक्ति किसी बालिग पुरुष के साथ जबरन रिलेशन बनाता है या किसी जानवर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो फिर उस मामले में सजा का प्रावधान क्या होगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन BNS में नहीं है। आत्महत्या के लिए उकसाने के सेक्शन 108 में रखा गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर जो पहले सेक्शन 307 में था वो अब सेक्शन 109 में है। मॉब लिंचिंग में भी 7 साल कैद या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
एक नया इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बीएनएस के सेक्शन 111 में शामिल किया गया है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति गाड़ी की चोरी, अपहरण, लूट, किसी की जमीन पर कब्जा करने, हवाला कारोबार करने, नकली नोट चलाने और पब्लिक को झूठी स्कीम द्वारा चीट करने वाले अपराध में शामिल होते हैं तो इस अपराधों में मृत्युदंड या उम्र कैद और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को बेचना भी सेक्शन 112 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया गया है। ये प्रोविजन पहले आईपीसी में नहीं था। पहले आईपीसी में सेक्शन 124 से यानी सेडिशन यानी राजद्रोह का कानून था। सरकार पर अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इस सेक्शन के दुरुपयोग की बात अक्सर उठती रही है। अब नए बीएनएस में सेडिशन शब्द की धारा नहीं है, परंतु अब ये अपने विस्तृत रूप में बिना सेडिशन शब्द के शामिल करा गया है जो कि सेक्शन 113 में है। सेक्शन 113 के तहत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा या चोट पहुंचाने वाले अपराधों को अब आतंकवादी गतिविधि के बराबर माना गया है। किसी को किडनैप करके अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करने को भी आतंकवाद माना जाएगा। जाली नोट और सिक्के को उत्पादन भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 113 में भी फांसी या उम्र कैद तक की सजा रखी गई है। अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, उसकी नीयत रखने और हथियार एकत्र करने के मामले बीएनएस में सेक्शन 147 से 158 तक रखे गए हैं। पहले एडल्ट्री यानी व्यभिचार सेक्शन 497 आईपीसी के तहत अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपनी जजमेंट द्वारा फैसला दिया कि इसे कानूनन अपराध नहीं माना जा सकता और ना ही माना जाना चाहिए था। इसी जजमेंट के मद्देनजर बीएनएस में भी अब भारत सरकार ने एडल्ट्री का प्रोविजन नहीं रखा है, यानी अब एडल्ट्री अपराध नहीं रहा। हालांकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का ग्राउंड जरूर है। स्नैचिंग करने पर पहले सेक्शन 379 और 356 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की जाती थी। बीएनएस में भी अब स्नैचिंग होने पर पुलिस को सेक्शन 304 में एफआईआर दर्ज करनी होगी। यानी कोई शख्स तेजी से, अचानक और बलपूर्वक किसी से चल संपत्ति छीनकर भागता है तो उसे स्नैचिंग माना जाएगा। अधिकतम सजा 3 साल की होगी और फाइन भी हो सकता है। 379 में भी अधिकतम सजा 3 साल की थी और अब नए सेक्शन 304 में भी मैक्सिमम सजा 3 साल की ही है। हालांकि वर्तमान में स्नैचिंग के बढ़ते केसेस के मद्देनजर इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी, क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट का रेफरेंस देकर इन मामलों में आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। दोस्तों, दूसरा कानून जिसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी की जगह आया है। दोस्तों, सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे, जबकि बीएनएसएस में 531 सेक्शन है, यानी 47 सेक्शन अब बढ़ गए हैं। कुल 177 प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें संशोधन हुआ है। 9 नए सेक्शन और 39 सब सेक्शन जोड़े गए हैं। 14 सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 173, 193 और 230 के तहत विक्टिम को जानकारी पाने का अधिकार दिया गया है। विक्टिम को एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट की सूचना पाने का अधिकार भी होगा। सरकार का कहना है कि बीएनएसएस को विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है, यानी विक्टिम के अधिकारों को ध्यान में रखकर बीएनएसएस में प्रोविजंस किए गए हैं। विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स की स्टेजेस के बारे में सूचित किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। विक्टिम को सेक्शन 360 में अपनी बात रखने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा बीएनएसएस में जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। ऐसे मामले जहां 1/3 या आधी सजा अंडर ट्रायल व्यक्ति भुगत चुका है, वैसे मामलों में जेल सुपरिटेंडेंट अदालत को केस के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई शख्स फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और जिस अपराध के लिए उसे बुक किया गया है उसमें अगर वह 1/3 या उससे ज्यादा सजा काट चुका है तो ऐसे मामले में उसे जमानत दी जाएगी। बीएनएसएस इसमें एफआईआर से लेकर केस डायरी और चार्जशीट और इसके बाद फैसले तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में पुलिस की सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी जरूरी रहेगी। जहां 7 साल या इससे ज्यादा की सजा वाला क्राइम हुआ है तो वहां ऐसे क्राइम स्पॉट पर एफएसएल मोबाइल टीम की विजिट अनिवार्य कर दी गई है।
पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑनलाइन सूचना भी देनी होगी। बीएनएसएस में पुलिस और कोर्ट दोनों के लिए इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल करने और फैसला सुनाने का समय तय कर दिया गया है। ट्रायल खत्म होने के मैक्सिमम 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा। जजमेंट को 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। बीएनएसएस में दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़ों पर भी अदालत में ट्रायल चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में इस प्रोविजन को बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस कस्टडी का पीरियड 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक भी किया जा सकता है। इस कानून के तहत एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। सीआरपीसी में यह प्रोविजन नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ऐसी एफआईआर जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करने की प्रैक्टिस थी, पर असल जिंदगी में ऐसा दुर्लभ ही मुमकिन हो पाता था। अब सेक्शन 173 बीएनएसएस में कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है। सेक्शन 154 सीआरपीसी में यह प्रोविजन नहीं था। अगर कोई अपराध 3 साल से कम की सजा का है तो उसमें गिरफ्तारी तभी होगी जब डिप्टी एसपी की परमिशन होगी। दोस्तों, तीसरा कानून जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि एविडेंस एक्ट की जगह आया है। एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, जबकि बीएसए में 170 सेक्शन है। बीएसए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के दायरे को बढ़ाता है। पहले डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड मेंशन नहीं थे, अब ये एक्सप्रेसली शामिल कर लिए गए हैं। अब ईमेल मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर स्टोर की गई फाइल्स इत्यादि सभी डॉक्यूमेंट की तरह ट्रायल में पेश किए जा सकेंगे। ये प्रस्तुत पहले भी किए जाते थे, पर अब इसके लिए इन्हें एक्सप्रेसली डॉक्यूमेंट की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। सेक्शन 61 के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कानूनी रूप से मान्य कर दिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ज्यादातर प्रोविजंस वही हैं जो कि एविडेंस एक्ट में थे, पर अब उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ऐड करके इनका दायरा बढ़ा दिया गया है। सिर्फ सेक्शन चेंज हो गए हैं, ज्यादातर प्रोविजंस वही हैं। फॉर एग्जांपल, जज की कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछने या डॉक्यूमेंट पेश करने का ऑर्डर करने की पावर सेक्शन 165 की जगह अब सेक्शन 168 में आ गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में बताऊंगा जो भारत के हर व्हीकल के ड्राइवर के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहा हो या कार या बस या ट्रक या कोई अन्य वाहन। इस कानून के बारे में जानना सबके लिए जरूरी है। ये धारा है 106, जिसके तहत व्हीकल्स के ड्राइवर के रैश या लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में जुर्म साबित होने पर 5 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। पर अगर ड्राइवर अपने रैश या लापरवाही से गाड़ी चलाने के बाद किसी की मृत्यु कारित करके स्पॉट से भाग जाता है और घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को इस घटना की सूचना नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी अगर ऐसे ड्राइवर ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया तो 5 साल, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया तो 10 साल की सजा। दोस्तों, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अगर ऐसा ड्राइवर मौके से भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को जल्दी से जल्दी उपलब्ध अवसर पर घटना की सूचना नहीं देता, तो ऐसे ड्राइवर को पुलिस अरेस्ट कर सकती है और ये नॉन बेलेबल अपराध होगा, यानी उसे कोर्ट से जमानत के लिए अप्लाई करना होगा। परंतु अगर ऐसे ड्राइवर ने घटना की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत दे दी है तो ड्राइवर को पुलिस अरेस्ट तो करेगी, पर उसे पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाएगी, जैसा कि आईपीसी के समय भी होता रहा है। दोस्तों, भारत में रोड एक्सीडेंट के बढ़ते केसेस किसी से भी छुपे नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि लोग एक्सीडेंट करके तुरंत गाड़ी भगाकर ले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार किसी के घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। बच्चे स्कूल की फीस नहीं चुका पाते, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति दवाइयों और देखभाल के लिए तरस जाता है। ये कानून का प्रोविजन 10 साल तक की सजा का इसलिए किया गया है क्योंकि ज्यादातर सभी व्हीकल्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। अगर व्यक्ति घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है तो मृत व्यक्ति के आश्रितों को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजे की रकम मिल सकती है। कई बार व्हीकल ट्रेस ना होने पर मृत व्यक्ति के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें शारीरिक, मानसिक के साथ साथ गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
तो ईश्वर ना करे अगर आपकी गाड़ी से कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना देरी किए सूचित करना मत भूलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पॉट पर भीड़ आप पर हमला कर सकती है तो उस सिचुएशन में आपको स्पॉट से दूसरी जगह जाकर जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन से या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर्सनली विजिट करके घटना की सूचना देनी चाहिए। आप कोर्ट के नजदीक हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर भी घटना की सूचना दे सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 106 में ये भी प्रोविजन है कि अगर डॉक्टर की लापरवाही से मेडिकल प्रोसीजर करते समय किसी की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को भी 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये प्रोविजन भी पहले आईपीसी में नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ नई जानकारी हासिल की होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।